अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपने सारे मेरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड डायोड। यानी आज के लेक्चर में हम ये 3 बातें डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म है जिसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टलोग्राफी क्या है? तो हम अगर किसी भी क्रिस्टलाइन का ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखना चाहते हैं, यानी किसी भी क्रिस्टलाइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स-रेज़ की डायफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन या न्यूट्रॉन की डायफ्रैक्शन करते हैं, और उसकी मदद से हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, और इस स्टडी को कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द स्टडी अबाउट जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बाय यूजिंग एक्स-रेज़, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन बीम इज़ नोन एज द क्रिस्टलोग्राफी। अब यहाँ से एक सीधा सा ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ सकता है, जो 1-2 टेस्ट में आया है कि क्रिस्टलोग्राफी क्या है। और दूसरा एमसीक्यूज यहाँ से ये बन सकता है कि हम क्रिस्टलोग्राफी कैसे करते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी हम एक्स-रेज़ की मदद से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की मदद से भी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की मदद से भी कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, बेसिकली डायफ्रैक्शन करते हैं इनकी। एक्स-रेज़ की डायफ्रैक्शन करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स की या न्यूट्रॉन्स की, तो हमें किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, या आप आपसे ये भी कर सकते हैं कि भाई क्रिस्टलोग्राफी में कौन सा रे यूज़ होता है, तो एक्स रे यूज़ होता है। ये एक्स-रेज़ की एक एप्लीकेशन भी है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे आप लोगों को पता है कि सॉलिड्स के 2 फॉर्म होते हैं, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन, पर हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन क्या है? तो हम कहते हैं क्रिस्टलाइन एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। और एमॉर्फस में जैसे आप जानते हैं कि कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज्ड होते हैं। बहरहाल क्रिस्टलाइन में जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली अरेंज्ड होते हैं, और हम उनको क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे, जिसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, या इसको लैटिस अरे भी कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो हम कहते हैं द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशन नेटवर्क। यानी जब हम एटम्स को, जैसे आप जानते हैं कि क्रिस्टल तब बनता है जब एटम्स जो होते हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। तो जब हम एटम्स को, किसी भी क्रिस्टल के एटम्स को जब हम 3 डायमेंशन नेटवर्क में अरेंज करते हैं, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये इसका क्रिस्टल लैटिस है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक क्रिस्टल लैटिस है, ये एटम्स हैं। एटम को यहाँ पे पॉइंट से डिनोट किया जाता है, ये एटम्स हैं। तो हमने इन एटम्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया है 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में एटम्स को ऑर्डर के साथ अरेंज करने से ये जो सिस्टम बन गया है, हम इसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और अगर आप देखेंगे तो इस क्रिस्टल लैटिस का जो छोटा सा पार्ट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ये देखें, ये छोटा सा पार्ट है और ये पार्ट बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीट करने से हम एक क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट है, हम इस छोटे से पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यूनिट सेल की डेफिनेशन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और जियोमेट्रिकल फिगर। यानी जैसे अगर आप ये देखें तो ये क्यूब आपको नज़र आ रहा है, एक जियोमेट्रिकल फिगर क्यूब नज़र आ रही है। जब हम इन सारे क्यूब्स को आपस में 3 डायमेंशन अरेंज करेंगे तो हमारा एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो क्रिस्टल लैटिस का जो छोटे में छोटा पार्ट होता है, जो बार बार रिपीट होता है और क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, उस छोटे से पार्ट को हम कहते हैं यूनिट सेल। यानी आप ऐसे समझें, अगर आपके पास एक दीवार है तो समझें दीवार एक किस्म की क्रिस्टल लैटिस है, और उस दीवार में जो छोटी सी ब्रिक है वो समझें कि यूनिट सेल है, क्योंकि ब्रिक को जैसे ही आप रिपीट करते जाएंगे तो आपकी दीवार बन जाएगी। तो आप इसको इस बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे ये देखें, ये एक क्यूब होता है,
अब आप देख रहे हैं, सपोज़ करें ये एक किस्म का क्रिस्टल लैटिस है, और इस क्रिस्टल लैटिस का ये जो छोटा सा क्यूब में निकालूंगा, ये समझें इसका यूनिट सेल है। अगर मैं इनको ऐसे यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में अरेंज करता जाऊंगा तो हमारा एक क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो आई होप कि आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आपके एंटी टेस्ट में रिपीट हो चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। और दूसरी ये बात भी याद रखिएगा कि यूनिट सेल को हम पैरेललोपिप्ड भी कहते हैं, पैरेललीपिप्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं सेल पैरामीटर्स। तो सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं? सेल पैरामीटर्स वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूनिट सेल की जिससे हम कोई भी क्रिस्टल सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपने क्रिस्टल सिस्टम केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो क्रिस्टल सिस्टम के जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको सेल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। तो मैंने लिखा है, दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट सेल ऑन विच अ क्रिस्टल सिस्टम कैन बी डिफाइंड। अब सेल पैरामीटर्स में दो बातें आती हैं, एक एजिस आती हैं, एक एंगल्स आती हैं। एजिस और एंगल्स को कलेक्टिवली हम सेल पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कि ये जो आपको ये जो हैं ABC, हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे जो एजिस हैं, और ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है इसको हम टेक्निकली कह रहे हैं कि ये हमारी जो हैं वो। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड। तो पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है? तो हम कहते हैं कि जब हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे एक पीएन जंक्शन बन जाता है, और इसी तरीके से ये जो डिवाइस बनेगी उस डिवाइस को कहेंगे डायोड। जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ पी टाइप मटेरियल is put adjacent to n-type material, a common plane is termed as p-n junction and a device is called the diode। यानी डायोड सिंपली एक p-n जंक्शन डिवाइस होती है। p टाइप मटेरियल, आपको पता है कि p टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और n टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक पी टाइप मटेरियल है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो हैं ये बेसिकली होल्स हैं जो मेजॉरिटी में हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो माइनॉरिटी में हैं। इसी तरह से ये एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी में होल्स हैं। तो जब हमने पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ मिक्स कर दिया तो ये एक पीएन जंक्शन डिवाइस बन गई है, ये एक पीएन जंक्शन बन गया है, और हम इस डिवाइस को डायोड कहते हैं। अब जो डायोड होता है, इस डायोड के पास दो टर्मिनल होते हैं। इट हैज़ टू टर्मिनल। एक टर्मिनल इसका एनोड कहलाता है, एनोड हमेशा पी टाइप मटेरियल होता है, और एक इसका कैथोड कहलाता है, कैथोड हमेशा एन टाइप मटेरियल होता है। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये डायोड की सिंबल है। अच्छा, डायोड क्या करता है? तो डायोड हमेशा वन डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जनरेटर में कि एसी करंट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। अगर हम एसी करंट इस डायोड को देंगे तो हाफ जो साइकिल होगी, यानी हाफ जो पॉजिटिव साइकिल होगी डायोड उसको कंडक्ट करेगा, और जो नेगेटिव साइकिल होगी यानी जिसमें पोलैरिटीज़ चेंज हो जाएंगी डायोड उसको कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को परमिट करता है। ये हम आगे भी समझेंगे रेक्टिफायर में। और डायोड जो है वो एक किस्म की नॉन ओमिक डिवाइस है। नॉन ओमिक डिवाइस उसको कहते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, यानी जिसमें करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं बनता। तो डायोड में करंट और वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बनता, इसलिए हम कहते हैं कि डायोड हमारी जो है वो नॉन ओमिक डिवाइस है। तो डायोड क्या है, डायोड कैसे बनता है, ये बातें आप थोड़ी सी समझ लें। अब हम नीचे डायोड को और भी डिस्कस। डायोड में एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है डिप्लेशन रीजन। अगर आप इस डिप्लेशन रीजन को समझना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि जब हमने पी टाइप मटेरियल के साथ
एन टाइप मटीरियल रखा है तो ये एक किस्म का पीएन जंक्शन बन गया है और हम इस डिवाइस को डायोड कहते हैं। जैसे ही हम पी टाइप मटीरियल के साथ एन टाइप मटीरियल रखते हैं तो यहाँ पे डिफियन होती है। डिफियन का मतलब है कि ये वाले जो होल्स हैं ये एन टाइप मटीरियल में जाएंगे और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पी टाइप में जाएंगे। स्टार्टिंग में ये होगा कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ पी टाइप में आ जाएंगे और थोड़े से होल्स यहाँ माइग्रेशन करके एन टाइप में आ जाएंगे, पर थोड़ी देर के बाद ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की ये बंद हो जाएगी। ये इसलिए बंद हो जाएगी क्योंकि इस साइड पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स को अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इन होल्स को एन टाइप मटीरियल में जाने नहीं देंगे। इसी तरीके से ये जो होल्स हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप मटीरियल में नहीं जाने देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो रीजन है जंक्शन के नज़दीक ये एक किस्म का बैरियर बन गया है जो इलेक्ट्रॉन और होल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। और ये जो रीजन बना है इस रीजन में आपको किसी भी किस्म की चार्ज कैरियर्स नज़र नहीं आएंगे। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। इस रीजन का हमने डिप्लेशन रीजन नाम इसलिए रखा है क्योंकि इस रीजन में जितने भी चार्ज कैरियर्स थे वो सारे के सारे जो हैं वो डिप्लीट हो गए हैं, इसीलिए हम इस रीजन को कहेंगे डिप्लेशन रीजन। और एक बात याद रखिएगा कि डिप्लेशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में बता रहा हूँ। अब हम डिप्लेशन रीजन की डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो डिप्लेशन रीजन क्या है? इट इज़ द रीजन अराउंड द जंक्शन which act as a barrier to prevent the further movement of electron and holes across the junction, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम इसको डिप्लेशन रीजन क्यों कहते हैं तो ये भी मैंने आपको बताया क्योंकि इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। मतलब इस रीजन की जंक्शन के नज़दीक वाला जो रीजन है इस रीजन के सारे चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए हैं, इसलिए हम इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड, और ये क्यों बना था जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स की डिफियन की वजह से बना था। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टर्म हमारी है वो बैरियर पोटेंशियल है। तो बैरियर पोटेंशियल क्या है? तो मैंने आपको बताया कि जंक्शन के नज़दीक एक किस्म का बैरियर बन गया है डिप्लेशन रीजन में, और ये बैरियर इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को माइग्रेशन करने से प्रिवेंट कर रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब ये होगा कि इन होल्स के पास एक वोल्टेज होनी चाहिए और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास भी एक ऐसी वोल्टेज होनी चाहिए ताकि ये इस जंक्शन को क्रॉस कर सकें, और उस वोल्टेज को हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज। अगर आपका ये डायोड सिलिकॉन का बना होगा तो बैरियर वोल्टेज 0.7 होगी, अगर ये जर्मेनियम का बना होगा तो बैरियर पोटेंशियल 0.3 होगी। अब आप देख सकते हैं जो मैंने पॉइंट्स लिखी हैं। नियर द जंक्शन के नज़दीक अ डिप्लेशन रीजन इज़ फॉर्म्ड, डिप्लेशन रीजन बन चुका है, विच एक्ट एज अ बैरियर, जो बैरियर का काम कर रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू क्रॉस द जंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स को जंक्शन क्रॉस करने से प्रिवेंट कर रहा है। फॉर क्रॉसिंग दिस बैरियर, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिक्वायर अ वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन और होल को एक वोल्टेज चाहिए, एंड दिस वोल्टेज इज़ नोन एज द पोटेंशियल बैरियर। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन के लिए ये 0.7 है और जर्मेनियम के लिए ये 0.3 है। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि हमने क्रिस्टलोग्राफी डिस्कस की, यूनिट सेल डिस्कस किया, डायोड डिस्कस किया, डायोड की इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की। इसी तरीके से आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से ये समझ लें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में MCQs आपसे डिस्कस करेंगे। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी कहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है क्लास फिज़िक्स, इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती जाए जो भी हम लेटेस्ट वीडियो रखें। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में MCQs डिस्कस करेंगे।